ये है क्लास 12 का चैप्टर 4 रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ने देखा था कि रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म का क्या मतलब होता है। इसमें बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के एग्रीमेंट में चेंजेस करना, बदलाव करना। अगर हम बदलाव करते हैं, बिजनेस के जो एग्रीमेंट होता है उसमें अगर बदलाव करते हैं तो उसमें कुछ कारण होता है। तो हमारा पहला यहाँ पर कारण यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर अभी पार्टनरशिप में काम कर रहा है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना। इस चैप्टर में हम लोग इसी को देखेंगे और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखेंगे, कैसे कैसे अकाउंट का एंट्री किया जाता है, यानी कि फुल थ्योरी पार्ट। पहले यहाँ देखो, चलो नोट से हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर को क्या क्या देखना है, इसमें क्या क्या थ्योरी पार्ट है पूरा। तो चैप्टर 4 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकन्स्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का। तो हम लोग देखते हैं, वी ऑल नो डैट व्हाट इज़ पार्टनरशिप। हम सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। बट इन द केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जब पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट में चेंजेस आता है तो जिसके कारण व्हेन द बिजनेस चेंज पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड ब्रिंग न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जैसा कि मैंने अभी बताया है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर समझोगे तो एग्रीमेंट इज कॉल्ड रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब हम एग्रीमेंट को करते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट में अगर हम कुछ बदलाव करते हैं तब उसे ही रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। तो चलो आगे देखते हैं, रिकन्स्टिट्यूशन, द रीज़न फॉर द रिकन्स्टिट्यूशन। रिकन्स्टिट्यूशन होने का क्या क्या कारण हो सकता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर एंड एमलगेमेशन ऑफ अ टू पार्टनरशिप फॉर्म। देखो, अगर मान लो तुम्हारा पार्टनरशिप का फॉर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, अगर उसमें क्या होता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, पहले दोनों इक्वल पार्टनर थे, लेकिन अब एक पार्टनर ने कहा कि मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए, इसीलिए इसके कारण क्या होगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है फॉर्म का उसे बदलना पड़ेगा, और इसी को बदलने के लिए हमें रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ता है, एग्रीमेंट में बदलाव करना पड़ता है। ये इसका पहला कारण हो गया। अगर मान लो कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है पार्टनरशिप में, मतलब कि दो पार्टनर पहले से हैं, तीसरा पार्टनर आ रहा है, तो तीसरा पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले था वो पहले वाला नहीं रहेगा। अब पहले दो पार्ट में बताता था, मतलब जितना भी फ़ायदा होता था वो दो भाग में बटाता था, लेकिन तीन पार्टनर के मतलब अब तीन पार्टनर होने के कारण तीन भाग में अब बटाएगा, इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। फिर आगे आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है, जैसे कि तीन पार्टनर है, उसमें से तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ अलग है, लेकिन उसमें से एक पार्टनर रिटायर कर जाता है, फॉर्म से, बिजनेस से रिटायर कर जाता है, तो जो दो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि तीसरा पार्टनर रिटायर कर गया है, इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलना पड़ेगा। इसीलिए, और रिटायरमेंट से ही हमारा कनेक्ट होता है डेट ऑफ द पार्टनर। इसका भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड एकदम सेम चलता है। डेट में हम लोग को क्या करना है, मान लो अगर कोई किसी पार्टनर का अनफॉर्चुनेटली डेट हो जाता है, मर जाता है, वो उसके कारण जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बिजनेस में उसको अपना जो प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो है वो बदलना पड़ेगा। फिर आगे आता है एमलगेमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अगर मान लो एक बिजनेस है और एक दूसरा बिजनेस है, अगर दो बिजनेस आपस में कोलैब करके एक साथ काम करता है तो उस समय क्या होगा, जो उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, जैसे कि पहले बिजनेस में दो पार्टनर थे और जो दूसरा वाला बिजनेस है उसमें तीन पार्टनर थे, उनका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और इनका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। लेकिन अगर वो दोनों एक में आते हैं, कोलैब करते हैं, एक साथ काम करते हैं बिजनेस में, तो उन सभी जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं बिजनेस में, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों बिजनेस का बात कर रहा हूँ, अगर वो दोनों साथ में आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा। सिंपल। फिर आगे देखते हैं, तो वी कैन नेक्स्ट डीपली स्टडी अबाउट द रिकन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम लोग डीपली कुछ स्टडी करते हैं रिकन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसके अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट के बारे में।
जो कि हमारा सबसे पहला आता है इन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमारा ये चैप्टर ही इस पे बेस्ड है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम इसको अलग अलग चैप्टर में देखेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, in this case this is compulsory to say that if there are two partners then one will gain and another will sacrifice। देखो, ये तो बात ही का बात है, एकदम कॉमन सेंस वाला बात है कि मान लो एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, उनमें से उन दोनों में से एक पार्टनर अगर मान लो एक पार्टनर बोलता है कि नहीं, मेरे को पहले इतना प्रॉफिट मिलता था लेकिन मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो क्या होगा, जो दूसरा वाला पार्टनर है उसको अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो तो पहले का जैसा चलता आ रहा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो शेयरिंग रेशियो है उसमें बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? जो कि एक पार्टनर है वो बोलेगा कि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो वो गेन करेगा, और वो जितना गेन करेगा और उसका जो जितना गेन करेगा उतना ही दूसरा वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना हिस्से का पैसा जो सेक्रीफाइस कर रहा है वही गेन वाले को देगा, इसीलिए गेन इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइस इस केस में होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इन दिस केस गेनिंग पार्टनर इज ऑलवेज इक्वल टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइजिंग पार्टनर के इक्वल होता है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का एग्जाम्पल फॉर्मूला देख लो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मैं फॉर्म जो पहले का रेशियो था, जो पहले दो पार्टनर थे उनका जो पहले रेशियो था और जो अब रेशियो है, पहले रेशियो में अब का रेशियो माइनस कर दूंगा तो मेरा सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकल जाएगा। देखो, अब इसके आगे क्या बताया है कि अ पार्ट ऑफ शेयर बीइंग सरेंडर इज कॉल्ड द सेक्रीफाइजिंग रेशियो। जो पार्ट शेयर का जो पार्ट जो एक पार्टनर सेक्रीफाइज कर रहा है, जो एक पार्टनर सेक्रीफाइज कर रहा है वही सेक्रीफाइजिंग रेशियो कहलाता है। समझ गए? उसके बाद आता है हमारा गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो कौन करता है? सेक्रीफाइजिंग पार्टनर करता है। और गेनिंग रेशियो में जो पार्टनर गेन करता है, जैसे कि एक पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा था और दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, तो गेन करने का रेशियो क्या है? न्यू रेशियो में से अगर हम ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते हैं तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। एज सिंपल इज डैट। फिर हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग अलग अलग केस ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग अभी तक थ्योरी पार्ट पढ़े हैं तो उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। चलो स्टडी करते हैं। देखो, क्वेश्चन हमारा पहला है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं एक फॉर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था 2:1। चलो ठीक है, इतना तक हम लोग समझ गए। एक्स और वाई पार्टनर थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। उसके बाद आता है विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्लाई 2022 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था, लेकिन अब मतलब अप्रैल 2022 से इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा, मतलब 1:1 होगा। और फिर क्या होता है इसके बाद देखो आता है हमारा डिटरमाइन ईच पार्टनर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। देखो, हमारा पहले रेशियो था 2:1, एक्स और वाई दो पार्टनर है उनका, और अब रेशियो बराबर होता है, यानी 1:1 होता है। तो हमें क्या करना है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखो, पहले रेशियो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है, मेरे को पता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। और देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। जो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो था 2:1 और न्यू रेशियो अब होता है 1:1, बराबर। तो हम लोग को निकालना है एक्स का रेशियो। अगर हम 2:3 में से 1:2 माइनस कर देते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स और वाई है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इसमें से पहला ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1 है, तो इसमें से एक्स का रेशियो क्या निकला? एक्स का रेशियो होता है 2/3। 2 तो यहाँ पे कर दोगे और उसके बाद 2 + 1 3, जो दोनों का जोड़ होता है वो नीचे लिख दोगे, ये शायद आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो एक्स का क्या है? 1/2, 1 यहाँ उसका रेशियो लिख दोगे और जो ये इसको ऐड करके नीचे लिख दोगे, एक्स का निकल गया। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दोगे, उसके बाद
सॉरी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दोगे और उसके बाद उसको एलसीएम में लेके आप 1/6 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। और वैसे ही आप वाई का निकालोगे, वाई का आप क्या निकालोगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे। वाई गेन कर रहा है तो 1/2 वाई का पहले न्यू रेशियो डाल देंगे और उसके बाद ओल्ड रेशियो यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद बाई ऐसे करके हम लोग 1/6 का गेन कर रहा है। देखो जैसा कि मैंने बताया था, जो गेनिंग इस केस में क्या होता है कि जितना गेन करेगा उतना ही दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। इस केस में बेसिकली ऐसा होता है। यहाँ पर देखो 1/6 का गेन कर रहा है तो दूसरा पार्टनर, उसका दूसरा पार्टनर 1/6 का सेक्रीफाइस कर रहा है। तो चलो हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सत्यम एंड शिवम आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 3:1। 3:1 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को में ये लोग डील करते हैं, अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। देन दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। जनरली जनरल रिजर्व ऑफ द फर्म 10,000 रिकॉर्डेड द जनरल एंट्री इन द केस ऑफ दिस सिचुएशन। देखो दो जो पहले रेशियो था 3:1 था, सत्यम और शिवम दो पार्टनर हैं, एक बिजनेस में काम करते हैं, उनका रेशियो। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहेगा, बराबर 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 रहेगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे दिया है कंपनी का, जो सॉरी फर्म का जनरल रिजर्व है 10,000 का। हमें जनरल एंट्री भी बनाना है और उसको रिकॉर्ड भी करना है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री देखते हैं। जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये एज इट इज़ सेम या इसी के जैसा है। इसी की तरह आपको गेनिंग रेशियो निकाल लेना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ तक आपका एज इट इज़ इसी क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऐड कर दिया है जनरल रिजर्व जो कि फर्म का है 10,000। तो हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो डेबिट होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा 40,000 रुपया। और उसके बाद टू सत्यम कैपिटल अकाउंट, टू शिवम कैपिटल अकाउंट 30,000 और 10,000। इसमें हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट को बांट देते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जनरल रिजर्व निकालेंगे। जनरल रिजर्व फर्म का है 10,000 और हम सभी को पता है कि रिजर्व को बांट दिया जाता है जितने भी पार्टनर हैं उनको। तो जनरल रिजर्व हमारा 10,000 है, तो सत्यम कैपिटल अकाउंट 7,500 और टू शिवम कैपिटल अकाउंट 2,500। इनके ओल्ड रेशियो में इनको बांट दिया जाता है जनरल रिजर्व को, हमेशा याद रखना। हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, आगे है हमारा देयर आर वन टाइप ऑफ रिजर्व। एक तरह का रिजर्व होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोल लो। ये क्या होता है, ये कैसा रिजर्व होता है, ये देखो। दिस रिजर्व इन बिजनेस इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फ्यूचर लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। मान लो किसी कारणवश एम्प्लॉय को चोट लग जाता है, उनका जो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको क्या होता है, इंजर्ड हो जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो फॉर्म क्या करता है, उनको फॉर्म का जिम्मेवारी बनता है कि उनको जो एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं उनको कंपनसेशन दे, पैसा दे उनको इलाज करवाने के लिए। तो इसलिए क्या होगा कि कंपनसेशन का पैसा कहाँ से आएगा फॉर्म में, तो इसके लिए एक रिजर्व बनाया जाता है, उसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड बोल लो। इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा अलग से रिजर्व के तौर पर रखा जाता है वर्कमैन के लिए, जो हमारे फर्म में काम कर रहे हैं उनको बाय चांस कुछ हो जाता है तो उनको पैसा देने के लिए ये रिजर्व बनाया गया है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, लाइक इन दिस केस ऑफ एम्प्लॉय एक्सीडेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया एम्प्लॉय का जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय हम लोग उसे कंपनसेशन देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के द्वारा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे होता है देख लो। इफ़ नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे कि आपका बिजनेस है, आपका फॉर्म है, उसमें आपके जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, रिजर्व किसी को देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा बिल्कुल। तो हम लोग उस केस में क्या एंट्री करेंगे ये हम लोग देखते हैं। देन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जैसे कि अगर ज़रूरत नहीं पड़ा वर्कमैन को उस कंपनसेशन का तो क्या होगा कि जो ये रिज़र्व है, ये रिज़र्व लास्ट में जब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, उस समय ये रिज़र्व जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं, 2 हैं 4 हैं, जितने भी हैं, उनके बीच में बट जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर काम कर रहे हैं उनको उनमें ये बट जाता है रिजर्व, और हम लोग यहाँ पर दे देंगे रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में हम पार्टनर्स को बांट देंगे। फिर हमारा दूसरा यहाँ पर केस आता है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन रिजर्व। मान लो क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन, किसी वर्कमैन को ज़रूरत तो पड़ा कंपनसेशन का और उसे दिया भी गया, लेकिन जितना हमने रिजर्व जमा किया था उससे कम ही है। जैसे कि मैंने 10,000 का रिजर्व रखा था वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, तो जितना वर्कमैन को ज़रूरत पड़ा, ज़रूरत तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ा लेकिन कम पड़ा, 5,000 का ज़रूरत पड़ा, 10,000 हमारे पास रिजर्व था और 5,000 का सिर्फ ज़रूरत पड़ा। तो इसमें हम लोग क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो हमेशा डेबिट होगा। टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो यहाँ 5,000 का जो ज़रूरत पड़ा है उसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, और जो बाकी 5,000 रुपया हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं। और यहाँ पे और क्या होता है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिंग वर्कमैन कंपनसेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व बचा हुआ है उसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। दो केस हम लोग ने देख लिया वर्कमैन कंपनसेशन का। हमारा तीसरा यहाँ पर केस आता है, इफ़ क्लेम इज़ हायर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लो एक फर्म है, उसने क्या किया कि रिजर्व बनाया वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, और उस रिजर्व में पैसा रखा हुआ है 10,000, लेकिन किसी कारणवश किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ कर्मचारी जो वर्कमैन हैं उनका कुछ भी हो जाता है, जिसके वजह से फर्म का ये जिम्मेवारी बनता है कि उन्हें कंपनसेट करें। तो 20,000 का जरूरत पड़ता है, 20,000 डिमांड में आता है कि 20,000 देना है वर्कर्स को जो काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, रिजर्व तो हम लोग ने बनाया था 10,000 का, लेकिन यहाँ पर दिया गया 20,000 रुपया, तो 10,000 एक्स्ट्रा दिया गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि हम लोग ने 10,000 का बनाया था उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और साथ में जो 10,000 रुपया है उसको हम लोग कहाँ से देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सिंपल। एसेट को जितना भी रीवैल्यू हम करेंगे, एसेट को रीवैल्यू करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा बचता है, जो प्रॉफिट हमारा निकलता है, उसको कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, उसको जितने भी पार्टनर हैं उसमें बांटने से पहले, वो जो प्रॉफिट है उसमें से 10,000 रुपया, जैसा कि हमारा एग्जांपल है 10,000 रुपया उसमें से हम निकाल लेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन में से 10,000 मिल रहा है और वर्कमैन कंपनसेशन तो हम लोग 10,000 का बनाए ही थे। दोनों को डेबिट करके वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो हमारा क्लेम आ रहा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। इतना देखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, देयर आर 1 टाइप ऑफ रिजर्व, ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया है हमारा 3 टाइप। हमारा चौथा केस आता है, इफ़ वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू रिजर्व। ये बहुत ही सिंपल बात है कि मान लो हमारा वर्कमैन का जो हमने रिज़र्व बनाया है उस रिज़र्व में हम लोग ने 10,000 रुपया रखा है, और जो वर्कमैन जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको हम लोग कंपनसेशन के तौर पर उन्हें 10,000 का ज़रूरत है, तो हम लोग 10,000 दे भी दे रहे हैं, जितना उन्हें चाहिए था उतना दे दे रहे हैं, कम ना ज़्यादा। समझे? तो इस केस में क्या रिकॉर्ड होगा, वर्कमैन कंपनसेशन जो कि हमारा रिज़र्व है उसको डेबिट कर देंगे टू जो हमारा क्लेम आ रहा है, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट बीइंग प्रोविज़न मेड फॉर क्लेम। सिंपल सा यहाँ पर एंट्री होगा, एक ही एंट्री होगा। फिर चलो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा केस आता है कि देयर आर सम इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी कवर्ड। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर में जिसको हम लोग कवर करेंगे। हमारा क्या टॉपिक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जब हम लोग रीवैल्यूएशन की बात करते हैं तो रीवैल्यूएशन आखिर क्या होता है, देखो, when the book value of asset and liability was renew that is revaluation। सिंपल सा एक बात आप समझ लो, जैसे कि मान लो आज जनवरी में
हमारा जो मशीन है, जो हमारा एसेट है मशीन, उसको अगर हम लोग बेचना चाहेंगे तो उसका कीमत निकलता है मान लो 50,000 रुपया। 50,000 अभी निकलता है जनवरी में। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग अगले साल के जनवरी में यानी कि 1 साल बाद अगर हम लोग देखेंगे तो उसका वैल्यू अगर हो जाता है 44,000 रुपया। ये मार्केट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, अगर 44,000 हो जाता है, मशीन का वैल्यू तो घट गया, लेकिन हमारे बुक में जो कि मशीन का वैल्यू पहले से ही इस बार जैसे कि जनवरी में हम लोग मशीन खरीदा और उसका वैल्यू है 50,000 रुपया, और हमने अपने बुक में, अकाउंटिंग बुक में, उसे मशीन एसेट के तौर पर उसे 50,000 नोट कर लिया। लेकिन क्या आने वाले अगले साल में जनवरी तक इसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू 45,000 हो जाता है, तो हमारी बुक में तो अभी तक 50,000 लिखा गया है, तो क्या 5,000 एक्स्ट्रा है तो उसे 5,000 को रीन्यू करेंगे। सिंपल सा बात है। जितना भी हमारा एसेट का वैल्यू होता है उन सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, रीन्यू करते हैं। जैसे कि पहले 50 था, अब 45 कर देंगे। और जो हम लोग करेंगे, ये सारा हम लोग करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। इसीलिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा गया है, व्हेन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो एसेट का जो बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू यानी कि सिंपल सा जो हम लोग अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं, उसमें बुक वैल्यू में एसेट का जो है, एसेट या फिर लाइबिलिटी को हम लोग अगर रीन्यू करते हैं तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। फिर रीवैल्यूएशन को हम लोग आगे देखते हैं, कनेक्शन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट विथ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। जब हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म की बात करते हैं और जब रीवैल्यूएशन अकाउंट का बात करते हैं, दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ है। रिकंस्टिट्यूशन यानी जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसके बदलाव की बात की जा रही है, और रीवैल्यूएशन यानी एसेट या फिर लाइबिलिटी के वैल्यू को अगर हम लोग रीन्यू करते हैं तो उसे रिवैल्यूएशन कहते हैं। तो देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट माइट मोर इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। जब हम लोग रिकंस्टिट्यूशन करेंगे, जब हम लोग एक नए सिरे से पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड को बनाएंगे, तो उस समय जो वैल्यू होता है एसेट, हो सकता है एसेट का वैल्यू बढ़ गया हो या फिर हो सकता है एसेट का वैल्यू घट गया हो। दोनों केस हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है। देन द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन वाज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सिंपल सा बात है। देखो, जब हम लोग रीवैल्यूएशन करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है कि मशीन का वैल्यू आज 50,000 है, लेकिन आने वाले अगले साल में उसका वैल्यू 60,000 हो जाए, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा है वो क्या होता है, वो प्रॉफिट हो जाता है। उस प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर मान लो 50,000 है, 45,000 भी हो सकता है अगले साल, तो 5,000 का लॉस भी हो सकता है। यानी बढ़ भी सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर लॉस भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन का जो भी आपका बैलेंस निकलता है उसको हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर लॉस है तो लॉस को भी ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। सिंपल। जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो व्हेन एसेट वैल्यू डिक्रीज, यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जर्नल एंट्री कैसे करना है तो सिंपल, यहाँ देख लो, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो व्हेन एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज़ करता है, रीवैल्यूएशन में इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। लेकिन इस केस में हमारा क्या हो रहा है, एसेट का वैल्यू अगर डिक्रीज़ करता है, घटता है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है, मशीन है, फर्नीचर है, जो भी एसेट है वो एसेट अकाउंट। तो और फिर हम लोग यहाँ पर दे देंगे फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सिंपल। रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है अगर मेरे को डिक्रीज होता है एसेट का वैल्यू, अगर मेरे को लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करके जो एसेट है उसको क्रेडिट कर देना है, ये याद रखना। फिर अगर मान लो इंक्रीज होता है वैल्यू ऑफ एसेट, अगर मान लो मेरा बिल्डिंग है, उसका आज दाम 10 लाख है, कल को अगर 1 साल बाद उसका दाम 15 लाख हो जाता है तो इंक्रीज हो गया वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट, जो भी एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी एसेट है हमारा, वो उसको हम डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट एंट्री हो जाता है। फिर इसी के बेस पर आगे देखते हैं।
अगर देखो यहाँ पर आता है कि व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीज, अगर हमारा लाइबिलिटी ही बढ़ जाता है, अगर मेरा लाइबिलिटी बढ़ जाता है तो एक तरह से ये लॉस के कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने हमारा जब यहाँ पर वैल्यू घट रहा था तो हम लोग ने क्या किया था, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था, वैसे ही यहाँ पर लाइबिलिटी अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और जो लाइबिलिटी है उसका नाम जो भी है लाइबिलिटी उसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। फिर हम लोग चौथा देखते हैं, चौथा में हमारा व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीज, अगर हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी डिक्रीज यानी कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल, अगर मेरा बोझ घट रहा है तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अगर मैंने यहाँ बात किया था कि अगर हम लोग सारा बैलेंस निकाल लेते हैं तो बैलेंस निकालने के बाद मेरे को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देना है, और कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर हैं उनमें वो जितना भी रेशियो है उसमें वो बढ़ जाएगा। तो इसका क्या एंट्री होता है, जब रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तो इसका एंट्री है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो बैलेंस निकलने के बाद मेरे को लॉस निकल जाता है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। उसका भरपाई कौन करेगा, पार्टनर ना करेगा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पर नोट आता है, नोट में आप लोग इसे समझ लेना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट। देखो जब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब कभी भी बनाएंगे, आगे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं तो नो टेंशन, आगे जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे तो जब हम लोग फॉर्मेट की बात करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का हम लोग को पता है कि गोल्डन रूल क्या होता है, जिसमें लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं और जितना भी गेन होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। Expenses and loss was credited and income and gain was loss and expenses was debited and gain and income was credited। ये हमेशा याद रखना। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिले, इसीलिए चलो बैलेंस शीट है, यहाँ पर लाइबिलिटी है, अमाउंट है, एसेट है, अमाउंट है, कैपिटल है, दो पार्टनर है, एक्स नाम का और एक वाई नाम का, जिसका 90 और 60,000 का कैपिटल है, क्रेडिटर है हमारे बिजनेस में 50,000 का, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेबिटर है, स्टॉक है, कैश है, ये सब है। फिर हम लोग देखते हैं पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो पार्टनर हैं, ये जो नो पार्टनर है, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 है, बट नॉट दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। देखो बट नाउ दे एग्री टू प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इनका पहले जो रेशियो था 3:2 था प्रॉफिट या लॉस को बांटने का, लेकिन अब जो रेशियो हो जाता है वो इक्वली हो जाता है, यानी कि 1:1 हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, हम लोग चलो प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट को। रिवैल्यूएशन हम लोग पहले बनाएंगे, और देखो रिवैल्यूएशन का मैंने बताया है कि ये आप लोग हमेशा याद रखना कि लॉस को डेबिट करना है और गेन को क्रेडिट करना है, अगर एसेट या लाइबिलिटी के केस में अगर कुछ भी आता है तब। चलो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। अगर मेरा ये बैड डेब्ट लॉस हो रहा है, 5,000 का यहाँ लॉस निकल रहा है, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको हम रेशियो में बांट देंगे। सिंपल, उससे पहले हमारा जो प्रॉफिट निकल रहा है, बिल्डिंग का दाम 40,000 बढ़ रहा है और फर्नीचर का दाम 15,000 बढ़ रहा है। देखो यहाँ कितना था, यहाँ था 80,000 और यहाँ था 30,000, यानी कि रीवैल्यू होके इसका जो दाम होता है रिवैल्यूएशन में कितना इंक्रीज करता है ये लिखना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखना है। यानी कि ये मत करना कि 40,000 बढ़ रहा है तो 80 में 120 जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल जो जितना बढ़ रहा है या जितना घट रहा है वो लिखना है। यहाँ बिल्डिंग में 40 बढ़ रहा है और फर्नीचर में 15 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर जितना भी लाइबिलिटी या फिर यहाँ पे मेरे को फ़ायदा होता है या जो लॉस होता है उसको यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें दोनों में उनके शेयरिंग रेशियो में हम ओल्ड शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे। फिर यहाँ पे जैसे 50,000 का प्रॉफिट निकलता है तो यहाँ पर हो गया, और इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैलेंस BD जो पहले से बैलेंस था वैसे ही रिवैल्यूएशन का जोड़ देंगे, जैसे एक्स का 30 और वाई का 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 30 और 20 जोड़ देंगे, यहाँ पर जो अमाउंट निकलेगा
वो आ गया। फिर उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, इधर होने को कुछ नहीं है तो इक्वल हो गया। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितना भी बिल्डिंग फर्नीचर डेबिटर इसका बैलेंस है ये लिख लेंगे, और जितना हमारा लायबिलिटी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर देखना बैलेंस का अमाउंट 1,20,000 आएगा। रिवैल्यू होके 40,000 हमारा बढ़ रहा था, पहले कितना था 80,000 था, रिवैल्यू हुआ 40,000 और बैलेंस शीट में कितना आया 80 में 40 जोड़ो, यहाँ पर 1,20,000 आ गया। सिंपल से ही जितना भी हमारा एसेट है उसको जोड़ देंगे और लायबिलिटी को जोड़ने के बाद हमारा अमाउंट इक्वल आना चाहिए। दिस इज़ कंपलसरी। तो इतना ही था इस चैप्टर में, समझते रहो। चलो बाय।